ये बड़ा ही बोलिए। रचनात्मक अवसर है कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की आवाज आ रही है शैक्षिक सर, बोलिए। संस्थाएं दो शैक्षिक संस्थाएं, हाँ शास्त्री डिग्री कॉलेज और जो है मंजुनाथ जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर। ये आपकी व्याख्यान आवाज माला बिल्कुल आ रही है, लगातार बोलिए। लगातार चल रही है। और आज बड़ा अच्छा अवसर है कि हमारे बीच में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापत दीक्षित जी हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर अपने विचार रखेंगे। इसके वो अधिकारी विद्वान हैं। अभी उन्होंने तमाम देशों की यात्राएं की हैं। हिंदी की जो वैश्विक स्थितियां हैं, इससे उनका रोजमर्रा का संबंध है। हम लोग तो अपने पाठ्यक्रमों में आधारित होने पर जो है तमाम सामग्रियों की उसको प्रबंध करते हैं और तब हिंदी के वैश्विक स्थिति पे अपना विचार रख पाते हैं। लेकिन ये इस व्याख्यान माला का अद्भुत संयोग है कि इस विषय पर जो वास्तविक विद्वान और जिन्होंने देश दुनिया का भ्रमण करके और हिंदी की वैश्विक स्थितियों को जाना है और स्वयं उसका अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं, विभिन्न देश विभिन्न भाषा भाषी जो विभिन्न देशों के हैं विदेशों के हैं, वो आते हैं और आगरा संस्थान में अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा का साहित्य का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे उद्भट विद्वान को हम लोग पा करके धन्य हैं। मैं अपने तरफ से केवल इतनी ही बात कहूंगा कि एक समय आया था आधुनिक काल में जब भारतेंदु जी ने लिखा था कि हिंदी नए चाल में ढली। आज इस वैश्विक बाजार व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आवागमन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हिंदी बहुराष्ट्रीयता में ढली। आज हिंदी इस रूप में हमारे सामने है कि उसको राष्ट्रभाषा बनने में चाहे जो दिक्कतें हों, लेकिन विश्वभाषा बनने से कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों संस्थानों के आयोजकों का, प्राचार्यों का और इसके संयोजकों का और साथ ही आज के जो हमारे मुख्य विद्वान वक्ता प्रोफेसर उमापत दीक्षित हैं, उनके प्रति मैं अपना साधुवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस समय इस माध्यम में जुड़े हुए जो हमारे अनुभवी गुरुजन हैं, विद्वान हैं, जो हमारे शोध छात्र हैं, जो हमारे प्राध्यापक साथी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार कि वो इस जो है साप्ताहिक व्याख्यान माला के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। यद्यपि इसमें प्रमाण पत्र की सुविधा नहीं है, लेकिन उनकी रुचि और जानने की जो इच्छा है और जो हमारे यहाँ जो है विषय के वक्ता के द्वारा प्रश्नों का समाधान है, वो एक ऐसा मंच आपको प्रस्तुत करता है जो अद्भुत है। इन दोनों अद्भुत विचारों के लिए मैं दोनों संस्थानों और दोनों संयोजकों मंजुनाथ जी, जयशंकर तिवारी के प्रसाद व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के भविष्य को प्रशस्त मानते हुए आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभाशीष देने के लिए। तो अगली कड़ी के रूप में शायद मैडम जुड़ चुकी होंगी। हाँ, जुड़ गई हैं। तिवारी जी, मैडम जुड़ी जी जी हैं? जी, प्राचार्य मैडम अच्छा, जुड़ गई हैं जी। तो मैं अभी अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मैं हमारे जो लालजी महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम ने हमारे जो सभी कार्य जो होते हैं काफी प्रोत्साहन देती हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ सभी को सादर अभिवादन। आज इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हमारे बीच में हैं प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और गहन विमर्श का विषय है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। उस पे उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच में है, और निश्चित रूप से ये जो आज का विमर्श है, गोष्ठी है, व्याख्यान माला में उनके व्याख्यान और शंका समाधान से हम सभी लाभान्वित होंगे जो भी इस समय जुड़े हुए हैं इस वेब मंच के माध्यम से। और ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त करे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, और निश्चित रूप से प्राप्त कर भी रही है। आगे और भी ज्यादा इसका पथ प्रशस्त होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बाद मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद मैडम, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गंगा कावेरी व्याख्यान माला दोनों संस्थाओं की ओर से यह चलाई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री गोंडा महाविद्यालय उत्तर प्रदेश और विद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर तथा पॉम्पे कॉलेज अयगड़ा मंगलूर के तत्वावधान पर ये व्याख्यान माला चलाई जा रही है। तो हमें और खुशी की बात है कि इस महीने के पहले व्याख्यान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रोफेसर उमापति दीक्षित, जो वहाँ भागाध्यक्ष नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध है। मैं उनका अभिवादन करते हुए उनको नमन करते हुए संक्षिप्त रूप से उनका जो परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुलसीदास का सौंदर्य बोध एवं पर डिलीट उनकी है। सौरत्नमाला 100 हिंदी साहित्यकारों पर पुस्तक योजना केंद्रीय हिंदी की ओर से ये इस कार्य में संलग्न है और इन्होंने अभी तक किताबें प्रकाशित की है। 100 से अधिक शोध पत्र जो है राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित है। 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इनकी सहभागिता, अलग अलग स्तर में इनकी सहभागिता है। 15 अध्येता कोशों के संपादक है। विश्व कोश अध्येता शोध संस्थान फैजाबाद संस्कृत उत्तर प्रदेश के समन्वय IQAC है। यूजीसी केयर के समन्वयक है। विश्व हिंदी प्रतिमान व अभिमत शोध पत्रिका के प्रधान संपादक है और यूजीसी अवार्ड मेजर प्रोजेक्ट व माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, इनके जो बहुत से जो इसमें इन्होंने कार्य किया है। दूरदर्शन और जी टीवी व आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा, आकाशवाणी पर अनेक इन्होंने वार्ता जो प्रसारित की है। ऑडियो कैसेट्स और साउंड क्लास यूट्यूब पर गायन वक्तव्य इनका उपलब्ध है। तो अन्य बहुत सी उपलब्धियां हैं, क्योंकि समय की कमी की वजह से इनका परिचय जो है संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो आज के हमारे वक्ता हैं, अतिथि वक्ता प्रोफेसर उमापति दीक्षित। तो मैं उनका फिर से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने तिवारी जी हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं जी, मैं देख रहा हूँ। प्रिंसिपल जुड़े हैं? हाँ, नहीं है ना? नहीं, दिख तो नहीं रहे हैं। तो इस कार्य में हम जो कॉलेज के हैं और वहाँ के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के प्राचार्य सभी हमारा सहयोग दे रहे हैं, उनका मैं और इसके साथ साथ हमारे इस व्याख्यान में जो देश विदेशों से मतलब अलग अलग हम है सुधी साहित्यकार और हिंदी प्रेमी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए मैं आज के जो प्रमुख अतिथि वक्ता है उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो वे आज
हमारे साथ मतलब इस हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। सर, आप सादर नमस्कार, आपका स्वागत है। अब मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? जी आ रही सर। मेरी आवाज मिल आ रही रही है? है सर, आ रही है सर। जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आपके दोनों प्रतिष्ठित जो संस्थान है विद्या के, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और कर्नाटक, दोनों के समन्वय से आयोजित इस व्याख्यान माला के 10वें क्रमांक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे परम मित्र डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो अध्यक्ष हिंदी विभाग हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो हिंदी विभाग लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में, डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी अध्यक्ष हिंदी विभाग, जो अभी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज अपनी बात आपके बीच साझा करने के लिए। इसके पूर्व मैं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वंदना जी के उद्बोधन को और उनको और नेपथ्य से सीधे सीधे संबद्ध सभी लोगों के साथ इस संवाद के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। इस पटल पर जो भी हिंदी के सुधे विद्वजन, विदुषी जन, शोधार्थी, विद्यार्थी हिंदी के लिए और हिंदी को सोचने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बातचीत करने का अवसर आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। केंद्रीय विषय जो आज का है वो हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध संस्थान है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि जब कभी भी हिंदी को लेकर के कोई चिंता व्यक्त की जाती है, हिंदी के बारे में जब भी कोई विद्वान विमर्श करने के दौर में चौंकाने वाली बात करता है कि आने वाले कल में 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में हिंदी की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी, ऐसे संभाषणों को सुनने के बाद मुझे आपके सामने इस तथ्य को और सत्य को ले आना आवश्यक है कि हिंदी बहुत ही सुदृढ़ता के साथ न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसका प्रमाण 150 से भी अधिक देशों में हिंदी बोली जा रही है और 200 से भी अधिक जगहों पर विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही। शोध के स्तर पर, स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर, एमफिल, पीएचडी और विविध आयाम जो जिसमें आप यह भी कह सकते हैं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो नवाचार हो रहे हैं, जो नवोन्मेष की बातें हो रही हैं, जिसपे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की नजर है और नई शिक्षा नीति का जो अभी भारत सरकार के माननीय हिंदी के ही प्रमुख साहित्यकार और वर्तमान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल जी निशंक जी ने जिन योजनाओं को, जिन नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान किया है, भाषा और प्रांत की जिस लड़ाई को समाप्त प्राय करने के लिए कई नए उपक्रम और नए द्वार खोले हैं, उस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रति वर्ष लगभग 42 देशों के बच्चे, और कभी कभी इनकी संख्या 48 से 50 भी हो जाती है, हिंदी सीखने के लिए यहाँ आते हैं। हिंदी के प्रति उनका अनुराग, हिंदी के प्रति उनका राग, भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनका जो बोध है, उनको लगातार आकर्षित करता है कि वह हिंदी के प्रति अपने प्रेम को न केवल प्रदर्शित करते हैं, बल्कि हिंदी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 11 महीने यहीं बिताते हैं। आपको यह बता देना भी समीचीन होगा कि भारत सरकार हिंदी के अभ्युदय और उन्नति के लिए उनको अपने खर्चे पर और 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति पर हिंदी सीखने के लिए यहाँ आमंत्रित करती है। सभी देशों के राजनयिक वहां से चुन करके हमारे पास विद्यार्थियों को भेजते हैं, और गुरुजी नमस्ते इस वाक्यांश के अतिरिक्त लगभग हिंदी के प्रति उनका रागात्मक लगाव ही होता है। हमारे संस्कृतियों से दो चार होने के लिए, हमारी भाषा की सरलता, हमारी भाषा की प्रांजलता को महसूस करते हुए, और रोजगार की संभावनाओं के जो द्वार खोलती है हिंदी, उसको भी आप देखिए कि अपने यहाँ से पढ़ करके उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद जब विद्यार्थी अपने देश में लौटता है तो दुभाषीय का काम मिलता है उसको। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ से जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई विदेश मंत्री या कोई भी मंत्री जब किसी देश में जाते हैं तो केंद्रीय हिंदी संस्थान से पढ़ा हुआ वह विद्यार्थी उनकी भाषा में एक सेतु का काम करता है, और वो क्या कह रहे हैं इसके भावार्थ और निहितार्थ को हमारे सम्मुख रखता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हिंदी की व्याप्ति 150 से अधिक देशों में हो, जिस हिंदी की ताकत को, उसकी अपार संभावनाओं को विश्व भर के 200 से भी अधिक विश्वविद्यालय महसूस करते हो, हमें ऐसी हिंदी पर तो गर्व होना ही चाहिए, और गर्व है। राजनीतिक परिदृश्य को यदि हटा दें, भाषा और प्रांत में बांटने की बातों को यदि दरकिनार कर दें, तो आने वाले कल में ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो कभी कभार आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह सुनाई पड़ जाता है कि अमुक जगह या अमुक प्रदेश में हिंदी का विरोध हो रहा है। बात इसकी नहीं है कि विरोध हो रहा है, बात यह होती है कि हमारी सामर्थ्य को का अंदाज उनको है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम के, हमारा यह अवलंबन है, हम तो उसी के साथ अपने जीवन को लेकर चलते हैं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हमारे मन में है, लेकिन जिस तरीके से विस्तार और बड़ा बनने के लिए सामूहिक चेतना के आधार पर हमें एक होना पड़ता है, छोटे छोटे तत्वों को मिला करके तब एक बड़े घटक का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हम छोटी भाषाएं जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं, जिनको बोलने वालों की संख्या कम है, ऐसे भी लोगों को अपने साथ लेकर के चलना, उनकी भाषाओं को संरक्षित करने का काम करना, उनकी भाषाओं को बचाने का काम करना, और सजग होकर उन भाषाओं के प्रति भी सचेत रहना जो विलुप्त प्राय हो रही, जिनका अस्तित्व संकट में, जो खतरे में है, जिनको बचाए जाने का काम केंद्रीय हिंदी संस्थान निरंतर कर रहा है। और पूर्वोत्तर शिक्षण सामग्री निर्माण विभाग, जिसका मैं विभागाध्यक्ष भी रहा हूं अपने कार्यकाल में, और अभी भी निरंतर उसका एक सदस्य होने के कारण उस पर बराबर हम लोगों की निगाह है, और 55 से अधिक कोशों का निर्माण वहां की बोली बोलने वाले विद्वानों, विदुषियों को बुलाकर इन कोशों को संरक्षित करने का काम हम लोगों ने किया है। पुस्तक के रूप में वो अब प्रकाशित हो गई हैं। हमारी एक योजना है कि भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी में उसको निःशुल्क भेजने की प्रक्रिया आरंभ है।
हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को चयनित किया है। मैं आज अब आपको बताना चाहूंगा कि आपका कॉलेज, जिसको यूजीसी ने नैक में ए ग्रेड दिया है, हम आज, चूंकि उस कमेटी में मैं, यह अधिकार मुझे है कि मैं उसमें कुछ नाम जोड़ने की सिफारिश कर सकूं, तो उसमें इस नाम को जोड़ने का काम आज करूंगा, यहाँ भी और आपके प्रतिष्ठित मंगलूर विश्वविद्यालय कर्नाटक का भी, जिससे आप हमारे भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, उन 55 कोशों को जो प्रकाशित हो चुके हैं और जिन पर लगातार काम चल रहा है, लोक भाषा की संस्कृति को भी जीवंत करने के लिए, या आप मानते हैं और हम सबकी यह धारणा है कि लोक भाषा को जीवित करने का काम, लोक भाषा को बचाने का काम, लोक भाषा को पूरे शिद्दत से सभी को मिले, सबके प्रचार प्रसार किया जाए और उन भाषाओं के बारे में लोग समझ सकें, जिससे कि केवल 22 भाषाओं को नहीं, और भी छोटी छोटी भाषाएं जो विलुप्त प्राय हैं, जिसमें से अभी आप एक आंकड़े पे नजर डालें तो 16,000 से भी अधिक भाषाएं हैं, बोली जा रही हैं। उनमें से न जाने कितनी भाषाएं जो अब संकट में, उन भाषाओं के प्रति भी भारत सरकार सचेष्ट है और हम उनको आंकड़ों के माध्यम से और जो उपलब्ध सामग्री है उनके माध्यम से बचाने का काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार के स्तर पे हमारे सेवा के अंतर्गत है और हमारे दैनंदिन कार्य में उनका योगदान है। मित्रों, हिंदी के जो वास्तविक और अच्छे स्वरूप का दिग्दर्शन आज हम कर रहे हैं, वो भारतेंदु जी बाबू हरिश्चंद्र जी ने जो हमें हिंदी का स्वरूप दिया, और उसी हिंदी को परिष्कृत और परिवर्धित करते हुए हम निरंतर यहां से लेकर के और विदेश तक, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने, जो हमारे मित्र हैं, वो जानते हैं कि मैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में भी मॉरिशस में उपलब्ध था। वहाँ की गतिविधियों के बारे में, वहाँ से सूचनाएं एकत्रित किया, किस तरीके के से हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ है, और हम लोगों का तो मूल काम है हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी के लिए ही हमारी संस्थान का मुख्य कार्य है, देश विदेश में उसको प्रचारित प्रसारित करना। मैं कभी भी चिंतित नहीं होता कि हिंदी की, हम उस पर, बस बात इतनी है कि राष्ट्रभाषा नहीं बनी तो निश्चित रूप से आप ये माने कि राजनीतिक गुटबंदियों ने जरूर कहीं ना कहीं इसको वो दर्जा नहीं दिया, लेकिन भारतेंदु जी बाबू हरिश्चंद्र की जो हिंदी परिष्कृत स्वरूप में, जो आधुनिक हिंदी का, जिसको आप स्वर्ण युग कह सकते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त जी, श्रद्धाराम फुलौरी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान से होते हुए महादेवी वर्मा, उदीप प्रेमचंद तज्ञ प्रभृति विद्वानों के प्रभूत साहित्य और जो पूरे वांग्मय में विद्यमान है, इन साहित्यकारों को इसलिए उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि उनकी जो अविरल धारा है साहित्य की, उसी का अनुगमन महाजन ये न गतः सपंथा का अनुसरण करते हुए हम लोग निरंतर गतिमान है। मैं थोड़ी सी बात, चूंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह विदेशों में भी पढ़ाया जा रहा है, और हमने जो मानक तय किए हैं, इसको पाठ्यक्रम का नाम यहाँ 100, 200, 300 और 400 रखा है। यह डिप्लोमा का पाठ्यक्रम है, जिसको करने के बाद हिंदी सीख करके जाने वाला व्यक्ति या जो विद्यार्थी हैं, छात्र या छात्राएं, उनको अपने यहाँ रोजगार का अवसर उपलब्ध हो जाता है। वह दो भाषीय के रूप में हमारे यहाँ एम्बेसी में और दूतावास में नियुक्त हो जाते हैं। कभी कभी यह भी बात उठती है कि हम हिंदी क्यों पढ़ें, हिंदी में रोजगार की क्या संभावना है, हिंदी को ही क्यों चुने, क्यों न हम अन्य भाषा भाषी बने जिसमें रोजगार की अनंत संभावनाएं हो। मैं उस बात को लेकर के अपनी बात कहना चाहूंगा कि
विश्व के कुछ देशों का नाम मैं आपके सम्मुख लूंगा जिसमें आज हिंदी अपनी सुरभि और पताका लहरा रही है। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बेल्जियम, चेक, जर्मनी, हंगरी, अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, श्रीलंका, बर्मा, मॉरिशस, फिजी, गोयाना, सुरीनाम, नेपाल, केन्या, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, थाईलैंड, बर्मा, मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, इन सब जगहों के विद्यार्थी, प्रायः जिनका नाम हमने लिया, उन सभी जगहों के विद्यार्थी यहाँ आते हैं हिंदी सीखने का। तो हमारा जो केंद्रीय विषय है हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है उसका अवलोकन सम्यक रूप से यदि आप करें और बिना किसी पूर्वाग्रह के हिंदी की ताकत को, उसकी व्याप्ति को, उसकी सरलता, उसकी सर्वग्राह्यता, सर्वमान्यता को महसूस करें, क्योंकि किसी भी देश को हिंदी आकर्षित कर रही है। विदेश के जितने भी नाम अभी हमने लिए तो संख्या बल के आधार पर सभी देशों को भारत की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि संख्या का बल तो हमारे पास है। गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, एरिक स्मिथ उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जब मैंने सर्वेक्षण किया तो चीन की जो प्रमुख भाषा है मंडारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं के आधार पर जब मैंने सर्वेक्षण किया तो मुझे यही लगा कि आने वाले कल में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में जिस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, जिस तरीके से अब हिंदी भाषा को लेकर के भाषा को बनाने वाली कंपनियां अब सक्रिय हो गई हैं, कि वह दिन दूर नहीं कि आने वाले कल में हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा बनने जा रही। ये मेरा मत नहीं है, मैं बहुत विनम्रता से अपनी इस बात को आपके सम्मुख रख रहा हूं। यह एरिक स्मिथ की बात है, जो गूगल के बड़े अधिकारी हैं और जिनके इस कथन का न केवल भारत में बल्कि विदेश में बैठे हुए लोगों ने भी इसको समझा और इसकी ताकत को महसूस किया है। इनके कथन के पीछे जो मंतव्य है उसको जानने और समझने की जरूरत। मित्रों, मॉरिशस की जो भाषा है और मॉरिशस के जो साहित्यकार हैं वह प्रायः हमारे भारतवंशी जो यहाँ से जा करके वहाँ बसे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ के साहित्य से परिचित होंगे और एक बड़ा नाम जो हमारे यहाँ प्रेमचंद और दूसरा प्रेमचंद मॉरिशस में जिनको अभिमन्यु अनंत कहा जाता है, उनकी बहुत सारी रचनाएं, कविताएं और गिरमिटिया साहित्य के ऊपर लिखा गया प्रचुर मात्रा में उनका साहित्य है, जिसमें जो कवि शोधार्थी और विद्यार्थी आप उनसे 2-4 हुए होंगे। मैं थोड़ी सी बात 9वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था, 22 सितंबर 2012 से 24 सितंबर 2012 तक संपन्न हुआ। वैश्विक स्तर पर जो हिंदी की स्थितियां बनी उसमें विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, जहां पर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, आयोवा विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, रोचेस्टर विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की अनेक हिंदी उपाधियां और हिंदी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं अमेरिका की। और कुछ विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है, जिनको मैं 2-4 के नाम आपके सामने रखता हूं, कि अमेरिका के प्रोफेसर एर्नस्ट वेंडर
क्रिस्टी मेरिल, डॉक्टर कैरिन शोमर, जार्डन एच फेरबैक्स, फिलिप फ्लैट गेंडर्फ, प्रोफेसर माइकल सी शिफेरो, मार्टिन हार्टर रॉबर्ट, जॉन रॉबर्ट्स, जेम्स गियर। अब ये हिंदी सेवी साहित्यकार के रूप में, हिंदी सेवी अमेरिकन साहित्यकार के रूप में बहुत ही उल्लेखनीय नाम है, जो हिंदी भाषा के लिए, साहित्य के शिक्षण के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जिनको बहुतायत, जो भी विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, जो भारतवंशी मूल है, वो इनके नाम, इनकी कृतियों को, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो किताबें ई बुक के रूप में हमें उपलब्ध है, हमें उनको भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कृतियां, बहुत सारे सत्साहित्य जो हमें आकर्षित करते हैं। आप कभी विश्वा और विश्वनाथ, विश्व रंग और इस तरीके के जो इंटरनेट पे आपको उपलब्ध है, उन रचनाओं को आप देखिए, आधुनिक साहित्य को देखिए। गगनांचल एक पत्रिका है विदेश मंत्रालय की, हमारे यहाँ से प्रवासी जगत निकलता है, जो जिसमें हमसे प्रवासी साहित्यकार, प्रवासी साहित्य और प्रवासी संस्कृतियों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। 156 देशों में इस पुस्तक को भेजने की व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्रालय का जो गगनांचल पत्रिका है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, उसकी भी परिधि और विस्तार 156 देशों को उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार ने किया है। मैं सोवियत संघ में मॉस्को विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय, मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय में भी प्रमुख रूप से हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ाया जाता है। इंग्लैंड में भी हिंदी का प्रचार प्रसार है, चीन में भी है। मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, एक सूत्र में थोड़ी सी बात अपने रखना चाहूंगा कि हिंदी का जो वास्तव में वैश्विक परिदृश्य है, तो अनेक शह विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें कुछ नाम जो बहुत ही हिंदी जगत में अपना स्थान बना चुके हैं, जो अपने साहित्य के माध्यम से, जिसमें आपके लखनऊ के तो आप सभी लोग जानते होंगे, सुरेश शुक्ल जी को, जो नॉर्वे में हैं और इस्माइल दर्पण करके पत्रिका भी निकालते हैं और भारतवर्ष में भी बहुत सक्रिय रहते हैं, क्योंकि लखनऊ के हैं वो। इसी तरीके से लंदन में जो साहित्यकार हैं तेजेंद्र शर्मा जी, भारतीय मूल की ही पुष्पिता अवस्थी जी, नीलू गुप्ता जी अमेरिका में, बहुत सारे सेवी से, आशा तिवारी जी हैं लखनऊ मूल की हैं, लेकिन बॉम्बे में रहने लगी, इस समय अमेरिका में स्वयंसेवी संस्था को चला रही, और बहुत सारा साहित्य उनको, और 500 से अधिक बच्चों को हिंदी सिखाने का काम वो कर रही हैं। उनसे अभी कोंकणी भाषा को संरक्षित करते हुए गोवा विश्वविद्यालय में उनसे मिलने का मौका मिला था। तो इन सभी हिंदी सेवियों को, इन सभी देश में जो बड़े स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, और हिंदी के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में, नवीनतम विधाओं में, संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, सब में कुछ ना कुछ नया और नया करने का उपक्रम कर रहे हैं, उनको भी हम हिंदी सेवी के रूप में और हिंदी को लेकर के जो प्रचार प्रसार का काम वो कर रहे हैं, उसके प्रति आप सभी लोग उनकी उपादेयता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस व्याप्ति में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मित्रों, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो फ्रांस के प्रख्यात विद्वान ग्रासा दे तासी ने लिखा। भारत को जानने के लिए, भारत की भाषा और संस्कृति को जानने के लिए सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये उनके द्वारा किए गए कार्यों का सुफल है। ये दो विदेशी विद्वान, इसलिए मैंने उद्धृत किया। और तीसरा नाम मैं ये ले रहा हूं कि श्री टेस्टिटोरी ने रामचरितमानस पर काम किया। रामचरितमानस मेरा बहुत प्रिय विषय है, और इसे मैंने डिलीट भी अपने गोस्वामी तुलसीदास जी पर ही किया, क्योंकि वो उन्हीं के संस्कारों में हम आबद्ध हैं। फादर कामिल बुल्के की जो रामकथा है और पुस्तक, उनकी जो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एक महान उपलब्धि मानी जाती है। स्टीव थॉम्सन, जो भारत के इतिहास, पुराण, धर्म ग्रंथ और लोक साहित्य के बारे में उन्होंने लिखा, ये सब
हिंदी में आपको उपलब्ध है। चीन में तुलसी के रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रोफेसर जिन दिन हॉन है। उन्होंने हिंदी चीनी मुहावरा कोश भी तैयार किया है और प्रोफेसर वान शुइत ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों पर शोध कार्य किया है। ये हिंदी के प्रति विदेशों में जो आकर्षण है, जो हिंदी के लिए समर्पित अब हिंदी सेवी के रूप में जाने जा रहे हैं, उनके कुछ नाम मैंने आपके सामने रखा। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है चीन, और यहाँ पेइचिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग विश्वविद्यालय, संचन विश्वविद्यालय के प्रमुख रूप से हिंदी की शिक्षा दी जाती है। मैंने अभी मॉरिशस की चर्चा की। मॉरिशस में नागरिक प्रचारणी सभा और अन्य संस्थाएं कार्यरत हैं। जैसे हमारा 19 ऐसे और यही कर दे म्यूट होगा ना। विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में है। फ्रेंच और क्रियोल भाषा यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और हम लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी भी वहीं विश्व हिंदी सचिवालय में इस समय महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, जिनसे हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के लगातार हम संपर्क में हैं। और आने वाले कल में जो प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको सुखद इस समाचार को देना चाहूंगा कि हम संयुक्त रूप से मिल करके वहां मॉरिशस में कुछ बड़ा हिंदी का काम करने वाले हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में वहां शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करने का मन बना है सरकार का, उस ओर भी हम अग्रसर हैं। सभी देशों को जिनकी बात अभी उनका नाम लेकर के और उनके विद्वानों का जो उल्लेख मैंने किया, प्रवासी जगत और प्रवासी साहित्य अब जो विपुल मात्रा में भारतवर्ष में विद्यमान है, और वहां जो चिंतन हो रहा है, लेखन हो रहा है, उसकी एक विशाल श्रृंखला यहाँ तैयार कर ली गई है। और इसकी व्याप्ति और इसकी उपादेयता आने वाले समय में, जबकि हम अपने प्रांत स्तर पर और भाषा के स्तर पर अगर मतैक्य नहीं है, तो भी अब यह स्वीकार करने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी है। ये विदेशी विद्वान भी यहाँ कह चुके हैं। तमाम मनीषियों और चिंतकों के विचारों से आप अवगत हैं भली भांति। तो आने वाले कल में हिंदी राष्ट्रभाषा के उस गौरव पर साधिकार स्थापित होगी। हिंदी को उसका वह गौरव मिलेगा, क्योंकि बापू ने अभी, जिनका महात्मा गांधी जी की जयंती भी दी है, उनका ये कहना था कि बिना राष्ट्रभाषा के तो राष्ट्र गूंगा है। तो उसको जो वाणी देने का काम हमारे और आपके अलावा हम सभी लोग जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, यहाँ से लेके कर्नाटक तक, डॉक्टर मंजूनाथ जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इन लोगों को मैं विगत 18 वर्षों से तो जानता ही हूँ। 18-20 वर्षों से लगातार ये हिंदी का कार्यक्रम करा करके भी आप हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं, और हिंदी के प्रति तमाम विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके इस पटल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बात रखने के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं आपका। और मेरे पास जो सूची है वो लंबी है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि शायद आप समय सीमा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी सी बात मीडिया का जो योगदान है, जो विदेशों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पर एक संक्षेप में थोड़ी बात अपनी रखूंगा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिनको हिंदी की पत्र पत्रिकाएं जहां प्रकाशित हो रही हैं, तो अमेरिका से जो पत्रिका निकल रही है, चाहे तो शोधार्थी इसको नोट भी कर सकते हैं और इंटरनेट पे उपलब्ध है। इसमें आपको ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी कविताएं और ऐसे संस्मरण, ऐसे अनेक जो हमारे नवाचार में शामिल हैं, वो हमें आकर्षित करते हैं। और उस पर आपको लिखने के लिए और अपनी रचनाओं को प्रवासी जगत में और विदेश में प्रकाशित कराने में सुविधा होगी।
अमेरिका से जो निकलने वाली विश्व विवेक, विश्वा, सौरभ, नवयुग, सीमांतिका, इंग्लैंड की पूर्वाई, प्रवासिनी, अमरदीप, जापान की सर्वोदय, जापान भारती और ज्वालामुखी, नॉर्वे की शांति दूत, अप्रवासी टाइम्स, स्पाइल दर्पण, मॉरिशस की स्वदेश, रणभेरी, अनुराग, इंद्रधनुष, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की ज्योति, गयाना की ज्ञानदा, म्यांमार और बर्मा के ब्रह्मभूमि तथा नेपाल की साहित्य लोक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें हिंदी माध्यम से आपको लेख, कविता, कहानी प्रकाशित कराने की व्यवस्था है, निःशुल्क है। इसमें प्रचार अगर आप देखें तो जिनका नाम मैंने लिया, खास करके गगनांचल और प्रवासी जगत जो ये केंद्रीय हिंदी संस्थान और विदेश मंत्रालय की पत्रिका है, इसकी परिधि में 165 देश आते हैं। और आप ये भी देखें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा का जो योगदान है, मीडिया का हुआ, सिनेमा का भी बहुत योगदान है। श्रीलंका से 20 सीट है हमारी वहां, तो 20 विद्यार्थी कभी आते हैं, कभी 18, कभी 16। इतना भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इतना गहरा लगाव है कि आप कभी कभी यहाँ पर यदि आप कभी आवे, आपका स्वागत है, तो यह बताना कठिन होता है कि इतना अगाध प्रेम हमारी भारत भूमि और भारतीय सभ्यता और संस्कृति से है कि उसको सबसे अधिक अगर खुशी से उसको आत्मसात करने और सीखने की ओर जो प्रवृत्ति है, मैंने उनके भीतर देखा है। और उन लोगों को सिनेमा के गीतों से हमारा जो नृत्य संगीत है, हमारी जो संस्कृति है, उसके त्योहारों के प्रति बड़ा आकर्षण अनेक देशों में, लगभग 40-42 देशों के विद्यार्थी जिनको मैंने बताया आपको, तो बहुत गहरा लगाव। वो भाषा भले न बोले, लेकिन जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके हमारे देश में जो नृत्य संगीत के जो उनको सिखाने वाले कलाकार हैं, इस तरीके से रूस में आपको स्मरण होगा कि राज कपूर जी का जब आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, इसके भाव भूमि को भले न समझ सके, वो शब्द के नेतार्थ और अर्थ को भले न जाने, लेकिन रूस में जिस तरीके से उनके जाने पर और उसको जो सम्मान मिला, जो गीत और संगीत के माध्यम से जो सिनेमा के संवाद और उसमें पटकथा लेखन और संवाद लेखन के जो हमारे शीर्षस्थ विद्वान और साहित्यकार उससे जुड़े हुए हैं नेपथ्य से, जिनका नाम है वो भी और जिनको हम अभी नहीं जान पाए ठीक ढंग से, उन लोगों की भी महती भूमिका रही है। अभी आप रोजगार की संभावनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा सुख तो यही मानते हैं कि भाई 6 सुखों में से एक सुख यह है कि विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। यदि अर्थकरी विद्या नहीं है तो उसकी ओर आकर्षण नहीं होता है। कॉन्वेंट में भाग रहे हैं इसलिए तेजी से कि उनको मालूम है कि अगर अंग्रेजी में हमको गुटुरगू करने आ गया, अंग्रेजी हम बोलने लगे, तो हमारे लिए जॉब की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, हमें कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस तरीके से कि निश्चित तौर पे रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार भी हिंदी खोलती है। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से यदि हम अपने प्रयोग को बढ़ा दें, क्योंकि भाषा वही बड़ी मानी जाती है जिसके प्रयोगकर्ता अधिक हो। रोजगार की संभावना यह है कि मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि आप अपने कहीं भी, मैं गोंडा की बात कर सकता हूं, मैं कर्नाटक की बात कर सकता हूं, मैं कनॉट प्लेस दिल्ली की बात कर सकता हूं, मुंबई की, बनारस की बात कर सकता हूं, लखनऊ में, कि 10 अंग्रेजी की टाइपिंग जो होती है वो 10 रुपए से 15 रुपए में होती है। लेकिन जो मुंबई के हमारे साथी हैं, जो नई दिल्ली में जिनको टाइपिंग हिंदी में कराना है या हिंदी का जिनको कराना है, तो 20 से 25 रुपए उनको देना है। और कनॉट प्लेस और मुंबई में जिनको हिंदी की टाइपिंग कराना है, मैं हिंदी के खास करके हिंदी कई बार कह रहा हूँ, उनको आपको 80 रुपए देना है एक पेज का, 100 रुपए देना है मुंबई में एक पेज का। तो अगर रोजगार परक पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोजन क्या है, जब तक इसके अभिप्राय को आप नहीं समझेंगे कि हिंदी का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ करके हम कितना अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, या रोजगार की कितनी संभावनाएं इसमें छिपी हुई हैं
इतने भाषा वैज्ञानिकों का अभाव है, इतने काव्य शास्त्रियों का अभाव है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र की परिभाषाओं को आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी परिभाषा जो आप अंत में पढ़ाते हैं, हम सभी लोग शिक्षक हैं और जब कक्षाओं में अध्यापन करते हैं तो अंत में यह बोलना पड़ता है कि यह बिल्कुल अभी प्रामाणिक और सर्वमान्य परिभाषा तैयार नहीं की गई है इसकी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तो बहुत सारे द्वार अपने पास ही सुरक्षित, और हमारी तो संख्या इतनी अधिक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बार बार हमारे लिए भाषा के टूल्स, उपकरण तैयार करने पड़े और हमें नंबर 1 पर जाने से रोकना कठिन है। ये हमारा लक्ष्य है, नंबर 1 बनना भाषा के स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर। और उसकी जो संकेत हम लोग देख रहे हैं, जो संकेत हमें दिखाई पड़ रहे हैं व्याप्ति के आधार पर, और जो गूगल के अधिकारी का जो स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, जो सर्वेक्षण के आधार पर दिया गया बयान है, वो हमें कहीं न कहीं बहुत ही आशान्वित करने वाला है। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से आज हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से तकनीक के माध्यम से हिंदी पर बात कर रहे हैं, हम हिंदी के लिए सोच रहे हैं। इसी तरीके से इस प्रयोग को बढ़ाना है। इसी तरीके से हम हमारे पास जो प्रस्ताव हैं, अभी आपको बता भी दूं, उसी की बात है कि मॉस्को से, अमेरिका से और अन्य देशों से जो प्रस्ताव हमारे पास आया है, तो हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए और वहां पर भी एक संस्थान का अधिकृत जो दूतावासों से संबद्ध करके चलाने की योजना आ चुकी है, विचाराधीन है। हम निकट भविष्य में जब फिर कभी मिलेंगे तो बहुत ही आशा के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ हिंदी के बारे में जो व्याप्ति है, हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है, उसको हम लोग यहाँ से, हम आप सभी मिल करके, जो लोग भारतवंशी हैं और विदेशों में साहित्य सृजन कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो विदेशी विद्वान अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारी भाषा को संरक्षित करने के लिए, हमारी भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से साधुवाद देते हैं। जब कभी उनसे मिलने का अवसर मिलेगा तो प्रत्यक्ष भी, क्योंकि हम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदेशी शिक्षकों को जो हिंदी वहां पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पर 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन अपने साथ रख करके उनको पुनर्नवा हिंदी के प्रति जागृत करते हैं, हिंदी के प्रति उनको समृद्ध करने का काम करते हैं। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जो आज आपका ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से चला, आपने मुझे सुना, मुझे कुछ कहने का आपके बीच में अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए पुनः अपने भाई डॉक्टर सैलेंद्रनाथ मिश्र जी को, डॉक्टर एस मंजूनाथ जी को, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और प्राचार्य जी को और उनके पूरे टीम को, जो भी नेपथ्य से या जो भी सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। आपको सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जो 47 लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी यथेष्ट अभिवादन, जो इतने देर तक अपनी उपलब्धता यहाँ बनाए रखे और यत्किंचित कभी भी संस्थान के जो हमारा तो काम है, आपके हर सुझाव का, आपके हर विचार का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और कभी भी आपको लगे कि कोई विचार आपके पास आ रहे हैं तो उसके लिए हमारा द्वार बिल्कुल खुला हुआ, हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल आपको उसको आत्मसात करने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण जो ज्ञानवर्धक जानकारी जो हिंदी संबंधित जो बताने के लिए, मैं यह बताने में आज भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का जो मैसूर में केंद्र है, वहाँ मैं विद्यार्थी हूँ, वहाँ से मैंने हासिल किया है। अरे बहुत खुशी की बात। वहाँ का विद्यार्थी हूँ मैं, 92 में मेरा जो वहाँ से पास हुआ है।
तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि वहाँ का केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का मैं विद्यार्थी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे जो सामने जो है, हाँ सर, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य विषय पर आपने अत्यंत जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो हमारे जो प्रतिभागी जो है उनमें से विषय पर आप कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। या कुछ अपना विचार साझा करना चाहते हैं, या कुछ प्रश्न हो तो जी स्वागत आपका जो है। कोई प्रतिभागी? उमापति डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब है, नमस्कार। डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी, नमस्कार। हाँ बोले। अभी मैं पाया बोलिए। हाँ सर, बोलिए। और मुराय के आपको सुन दरअसल व्यस्त ज्यादा रही और कई वर्ष को सुनने मिला था। सोचा था समय हो गया कि अभी जुड़ आप सौभाग्य जैसे और का प्रॉब्लम है। तो गंगा कावेरी व्याख्यान के जो 10वां व्याख्यान है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर प्रोफेसर उमापति दीक्षित सर, जो विभागाध्यक्ष नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ जो उन्होंने साझा किया है। तो इसके लिए मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ और पॉम्पे कॉलेज रायकला मंगलुरु तथा लालू शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अगली कड़ी के रूप में मैं अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आज 10वें व्याख्यान में हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी ने हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के सम्मुख रखी है, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपने कीमती समय को दिया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने जिस तरह से चर्चा की, बहुत सारे उनके व्यावहारिक अनुभव हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय वो नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग के अध्यक्ष हैं। तो उनका जो व्यावहारिक अनुभव है और जो एक तरह से जो अभिलेखीकरण है, जो उन्होंने तमाम सारी सूचनाएं तथ्यात्मक हमारे सामने प्रस्तुत की, इस हेतु मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से हमारे विनय को स्वीकार करते हुए अपना समय निकाला और सुंदर ढंग से इस व्याख्यान में जुड़ करके अपना ये महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हमारे सहभागी मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी जो संचालन कर रहे हैं, इतना सुंदर संचालन उन्होंने किया है, मैं इस हेतु भी उन्हें भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिनके संयुक्त तत्वावधान से यह कार्यक्रम बखूबी चल रहा है। पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं वो, और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं विहास के।
तो मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम, जिनके संरक्षण में और जिनके मार्गदर्शन में ये व्याख्यान माला अग्रगमन कर रही है, गतिमान है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, उन्हें भी मैं साभिवादन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि यह एक औपचारिकता ही होगी, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की संकल्पना से कार्यक्रम चल रहा है, और यह धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व चूंकि हमारे मित्र डॉक्टर मंजूनाथ जी ने दिया है, इस हेतु मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओमपे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी को भी मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनका बराबर सहयोग हमें मिल रहा है। इसके साथ ही महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर डी.के. गुप्त सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है। मैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भटौली डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद, साहित्य भूषण से समलंकृत आदरणीय गुरुवर डॉक्टर सूर्यपाल सर भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं 2-3 बार से। मैं उन्हें भी इस अवसर पर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ढेर सारे विद्वान, देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग शोधार्थी प्रतिभागी बंधु जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत ही विनयान्वित हूं आप सभी लोगों के प्रति। देखिए, जो हिंदी साहित्य है, ये जो हमारी संस्कृति है, हिंदी भाषा है, इसके विकास के लिए, संवर्धन के लिए हम सतत प्रयास करते रहें, ये हम सभी लोगों का दायित्व है। इसी के साथ जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को, डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी अभी बोल रहे थे, उनकी आवाज़ ठीक से हमें नहीं मिल पा रही थी, जो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और नूतन वाग्धारा पत्रिका निकालते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर उषा पाठक मैडम जो लखनऊ से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधीर अवस्थी जी कोच से जुड़े हुए हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमसे जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागी बंधुओं को। मैं एक सूचना भी दे दूं कि अक्टूबर महीने में 5 व्याख्यान होना है। प्रत्येक शनिवार को 5 बजे से व्याख्यान अब आज से शुरू हुआ है। पिछले महीने में बृहस्पतिवार को 4 बजे से होता था। इस महीने में जिन विद्वानों का हमें वक्तव्य हेतु सहमति प्राप्त हुई है, वो व्याख्यान माला के लिए गौरव का विषय है। 10 तारीख को हिंदी के एक वरिष्ठ कवि राजेश जोशी जी, जिनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग हिंदी दुनिया से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं। राजेश जोशी जी समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण पक्ष पर अपना विचार रखेंगे। 17 तारीख को हमें जिनका समय मिला हुआ है, जिनकी किताबों को पढ़ लिख करके हम बड़े हुए, डॉक्टर निर्मला जैन मैडम जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही हैं और जिनका काव्य शास्त्र पर, सौंदर्य शास्त्र पर आधिकारिक रूप से कार्य है, तो डॉक्टर निर्मला जैन मैडम जुड़ेंगी 17 तारीख को 5 बजे से। और इसी तरह से 24 तारीख को हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदी के जाने माने नाम अशोक वाजपेयी जी, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संस्थापक कुलपति भी रह चुके हैं। उनका समय हमें प्राप्त हुआ है। ठीक इसी क्रम में 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रति कुलपति जो रह चुके हैं, इस समय सेवानिवृत्त हैं, प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन जी, जो दक्षिण भारत से हैं, केरल से हैं, उनका वक्तव्य जो है होगा भारतीय साहित्य पर। तो हम आप सभी लोगों से आभार व्यक्त करते हुए पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग पुनः जुड़िएगा इस कार्यक्रम में। ये
हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि जिन विद्वानों को हम इस ऑनलाइन माध्यम में निवेदन करके उनका समय ले रहे हैं, उनको उनसे वैसे समय लेना कि हम हमारे वो महाविद्यालय में आते और वो व्याख्यान देते, ये आसान नहीं था। यात्रा की कठिनाइयां, उनका समय निकालना, तो इस माध्यम ने यह संभव किया है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप उसमें भी जुड़िएगा। इसी के साथ मैं एक निवेदन यह भी कर लूं, इसमें कई साथी जो आज नए पहली बार जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी भी इसमें संभव है होंगे। इसमें जुड़ने के बाद कई लोग अपना माइक्रोफोन खुला रखते हैं, वो म्यूट नहीं करते, बंद नहीं करते हैं, तो बीच बीच में आवाज उसकी व्यवधान पैदा होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप किसी भी गूगल मीट कार्यक्रम में जुड़े या किसी भी जूम पे या कहीं भी जुड़े, तो अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें, जिससे डिस्टरबेंस ना हो, व्यवधान ना हो। इसी के साथ कुछ लोग स्क्रीन को प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो बिना जानकारी ना होने की वजह से ऐसा करते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो अपने स्क्रीन को शेयर ना करें। प्रेजेंट, जहां पे प्रेजेंट लिखा होता है, कुछ लोग उसको टच कर देते हैं, तो वो स्क्रीन उनकी आ जाती है सामने, तो इससे थोड़ा गतिरोध पैदा होता है। एक बार पुनः सभी के प्रति मैं अत्यंत विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करता हूं। और अगर डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं उन्हें हैंडओवर करता हूं कि जिससे वो कार्यक्रम को के समापन की घोषणा करें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। ठीक है, धन्यवाद के लिए तिवारी जी। आपका भी हमारे कॉलेज की ओर से, हमारे संघ की ओर से और आपके कॉलेज की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, क्योंकि हम हिंदी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हिंदी की गतिविधियां या हिंदी की जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ज्यादा मतलब सिर्फ हम भाषा पर ध्यान देते हैं, साहित्य पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये हमें एक तरह का माध्यम है। और हमारी मातृभाषा जो है अलग है और हिंदी को हम दूसरी भाषा के रूप में सीखते हैं, इसीलिए हमारे जो इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में जो कुछ मतलब गलतियां हो, तो मैं आप सभी सुधी जनों से अनुरोध करता हूं कि इसको आप क्या है पॉजिटिव लें, क्योंकि हम हिंदी उत्तर प्रदेश के हैं और हिंदी उत्तर प्रदेश के होकर भी हिंदी प्रदेश से जुड़ने का ही एक उद्देश्य जो है गंगा कावेरी व्याख्यान माला दोनों को एक साथ जोड़ना, इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हमने इसका आयोजन किया है और कर रहे हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। इसी तरह आप अपना सहयोग देते रहिए। इसमें जो भी जो सुधी हिंदी साहित्यगण और जो शोधार्थी हैं, अध्यापकगण और जो भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से हृदयपूर्वक अभिवादन करता हूं। और जिसके हमारे मित्र बता चुके हैं कि यह इस महीने का पहला व्याख्यान है। इसी तरह इस महीने में और भी 4 व्याख्यान होंगे और ये व्याख्यान हर शनिवार को 5 बजे से 6 बजे होंगे। तो आप सभी से निवेदन है 5 बजे से आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। तो इसके साथ मैं इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत